हर चीज का ऑब्जेक्टिव और हर चीज का स्कोप। क्या होता है ऑब्जेक्टिव और स्कोप में डिफरेंस? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किस पर्पज से कोई चीज दी जा रही है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और स्कोप का मतलब होता है कि उसका फंक्शन क्या क्या, उसका दायरा कितना है। समझ में बात? अब देखिए कुछ चीज है जो बहुत ध्यान से आप अपने कॉपी में लिखिएगा, बोर्ड से उतारिएगा। न डेट गलत होना चाहिए, न नाम गलत होना चाहिए। बोलो स्कोप। अभी स्टार्ट करेंगे। देखो गलत नहीं लिखना, इसका स्पेलिंग इम्पोर्टेंट है। देखो टॉपिक दो, स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी डिक्टेशन में लिखो। Scope of social security. Various contingencies of life. Various contingencies of life. Various contingencies of life. Various contingencies of life. Where the scope of social security extends. थोड़ी देर ऑफ कर दें इसको, फिर चला लें। Various contingencies of life. आप लोग जो अभी आए हैं, बस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। राइट डाउन स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। wait. Scope of social security. हाँ, ऑब्जेक्टिव्स तक हो गया था, सोशल सिक्योरिटी का डेफिनेशन हो गया था। अब स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी कहाँ कहाँ एक्सटेंड करती है। बोर्ड पे जो लिखेंगे उसको ध्यान से बिना किसी गलती के उतारिएगा। स्टार्ट राइटिंग। स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी। वेरियस कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ। लिखना शुरू करो, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। वेरियस कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ। Various contingencies of life. Various contingencies of life. Contingencies इधर लिखा हुआ है। Contingencies of life where the scope of social security extends of life where the scope of social security extends are point number 1 sickness। और sickness जो भी लिखवा रहे हैं उसको ऐसे ऐसे मत लिखिएगा हॉरिजॉन्टल, you write down in a vertical manner। Various contingencies of life where the scope of social security extends are point number 1 sickness। वर्टिकल वे में लिखिएगा। पॉइंट नंबर 1 सिकनेस, और यहाँ पे स्पेस छोड़िएगा आगे। पॉइंट नंबर 2 मैटरनिटी। पॉइंट नंबर 3 डिसेबलमेंट। पॉइंट नंबर 3 डिसेबलमेंट। पॉइंट नंबर 4 ओल्ड एज। Point number 5 unemployment and 6 death।
ये लिखे हैं आप पहले भी लिखे होंगे। लिखिए, पहला सिकनेस, फर्स्ट इज सिकनेस, सेकंड इज मैटरनिटी, थर्ड इज डिसेबलमेंट, फोर्थ इज ओल्ड एज, फिफ्थ इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सिक्स्थ इज डेथ। सिक्स्थ इज डेथ। आगे आ जाओ, सिक्स्थ इज डेथ। ठीक है, ये लिख लिया आप लोग। अब एक एक करके हम एक्ट का नाम लिख रहे हैं, एक्ट का नाम और उसका डेट गलत मत लिखना। एक्ट का नाम है, लेजिस्लेशन है ये, उसको गलत मत लिखना। उसके नीचे लिखो, उसके बाद नंबरिंग देना। The Payment of Gratuity Act 1972. पहला है the Employees Compensation Act 1923. Second is the Payment of Gratuity Act 1972. Third is Maternity Benefit Act 1961. Fourth is Employee State Insurance Act. इसको ब्रैकेट में लिख लो, बहुत commonly this is referred to as ESI. ESI Act 1948. Next is the Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. कौन सा लिखना है बोलो? Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. क्योंकि उसमें 3 एक्ट है, इसीलिए and Miscellaneous Provisions Act. हाँ, 2 नंबर the Payment of Gratuity वो तुमको पढ़ाएंगे अलग से एक्ट में, बस अभी लिख लो फिर बता दो। राइटिंग लिख लिया? अब देखिए, आप अपने कॉपी में अभी तुरंत लिखे ना सिकनेस। अब आप नंबरिंग देंगे अपने हिसाब से, कैसे कैसे कौन कौन से एक्ट में सिकनेस कवर्ड है। हम सिर्फ नाम बोलेंगे, आप अपनी कॉपी में देखिए, सारा एक्ट बार बार लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक एक्ट में 2 से 3 चीजें भी कवर्ड है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ सिकनेस लिखा,
ठीक है, उसके बगल में सिर्फ अगर 1 बोलेंगे तो 1 लिख लेना, कॉमा देखिए एक से ज्यादा एक्ट होगा तो 4 लिख लेना, ऐसे करके। समझ आ गई बात? देखो सिकनेस में लिखो नंबर 2 द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। अपनी कॉपी में ध्यान दो, बोर्ड पे नहीं, अब तो लिख लिए ना, अब कॉपी देख के लिखो द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नंबर 2 लिखो। फिर ईएसआई एक्ट, सिकनेस में ईएसआई देखो अपने कॉपी में ईएसआई कितने नंबर पे लिखे हो? 4 लिखो। नेक्स्ट क्या है? मैटरनिटी। मैटरनिटी है, देखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ग्रेच्युटी और ईएसआई। हाँ, नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट कंटिजेंसी ऑफ लाइफ मैटरनिटी लिखे थे, मैटरनिटी में लिखो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 नंबर 3। नंबर 3 और ईएसआई उसी में, ईएसआई यानी नंबर 4। क्या हुआ, समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा है? देखो थिकनेस लिखे तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 और क्या लिखे सिकनेस में? 2 और 4 लिखे ना, यानी इस एक्ट में और इस एक्ट में, अल्लाह नहीं, इस एक्ट में और इस एक्ट में सिकनेस को कवर किया जाता है। ठीक है, सिकनेस के लिए प्रोविजंस इस एक्ट में और इस एक्ट में है। अब समझ आया? अब लिखिए मैटरनिटी, वही मैटरनिटी यानी मातृत्व लाभ किस किस एक्ट में कवर्ड है? मैटरनिटी बेनिफिट में कवर्ड है और ईएसआई में कवर्ड है। ठीक है, लिख लिए, यानी कि क्या होगा उसमें 3 और 4। नेक्स्ट क्या है? डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट में लिखो एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन। एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन 4 भी होगा और 2 भी होगा, 1 2 4 देखिए 1 2 4 हो गया। नेक्स्ट क्या है? ओल्ड एज। ओल्ड एज में लिखिए नंबर 2, नंबर 2 और नंबर 5। नंबर 2 और नंबर 5। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट में लिखिए सिर्फ एक ही एक्ट अनएम्प्लॉयमेंट को कवर करता है, ईएसआई। हाँ, नेक्स्ट क्या है? डेथ। डेथ में लिखिए 1 2 4 5। 1 2 4 5। समझ में आया ना सबको? डेट सही से लिखिएगा, ईयर। डेट ईयर सही से लिखना, सही इसमें गलत नहीं करना। ठीक है, हो गया। लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि सोशल सिक्योरिटी 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की मतलब 2 तरीके से दी जाती है। किस 2 तरीके से सोशल सिक्योरिटी? एक सोशल इंश्योरेंस और एक सोशल असिस्टेंस। असिस्टेंस सोशल इंश्योरेंस आप पढ़े और ये सारा एक्ट सोशल इंश्योरेंस में कवर हुआ। सोशल इंश्योरेंस का क्या मतलब होता है? सोशल इंश्योरेंस का मतलब जब आप एम्प्लॉयड हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, गवर्नमेंट का रूल वहां लागू होता है, तब आप किसी न किसी एक्ट के तहत आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन क्या वैसे लोग जो कि एम्प्लॉयड नहीं है सोसाइटी में, गरीब तबके के लोग, ठीक है, जो हमारे आसपास रहते हैं पर वो कहीं से किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड नहीं है, क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उनको भी सोशल सिक्योरिटी दी जाए? दी जाए। The other day एक चार्ट बना के आपको समझाए थे ना, कितने अनएम्प्लॉयड लोग एम्प्लॉयड पे डिपेंडेंट होते हैं। तो समझ लीजिए कि अनएम्प्लॉयड की संख्या कितनी ज्यादा है। इंश्योरेंस और असिस्टेंस में एक फर्क होता है, आप लोग ज्यादा इस पार्ट पे फोकस करेंगे। असिस्टेंस हम बता देंगे,
ये जानना चाहिए क्योंकि सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है। बट आप इंश्योरेंस पे इसलिए फोकस करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस में आपको लेबर लॉस कवर करना है, ठीक है। आपको लेबर लॉस पढ़ना है, 2-3 एक्ट के बारे में जानना है। कल को आप नौकरी करेंगे तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि पीएफ क्या होता है, ग्रेच्युटी क्या होता है। इसलिए इंश्योरेंस में ये सारे एक्ट आते हैं जिसमें से कि 3 हम आपको बताएंगे, एक ग्रेच्युटी, एक ईएसआई और एक पीएफ, ठीक है। नेक्स्ट मतलब जब भी क्लास होगा उसका तब सिक्योरिटी के बाद, सोशल सिक्योरिटी के बाद उसी का क्लास होगा। अब थोड़ा सा सुन लीजिए कि असिस्टेंस क्या होता है। इन द नेक्स्ट क्लास आई मेक यू राइट अप। सोशल इंश्योरेंस में आप एम्प्लॉयड हैं तो आप एलिजिबल हैं। बहुत छोटा सा कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है जिसको पास करने के बाद आप वो बेनिफिट्स एम्प्लॉयर से लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ये जो एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट है, कॉम्पेंसेशन से समझ में आ रहा है, डिसेबलमेंट कवर्ड है इसमें, आप लिखे भी हैं अभी। तो इस एम्प्लॉयमेंट में, इस एक्ट में कॉम्पेंसेशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या कहती है कि 3 दिन तक आपकी इंजरी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत चोट लगी और आप बोल दिए फ्रैक्चर हो गया मेरा घुटना तो कंपनी आपको दे देगी, ऐसा नहीं है। 3 डेज तक वो इंजरी को रहना चाहिए। ओनली आफ्टर 3 days यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पेंसेशन। समझ में आई बात? और भी एलिजिबिलिटी रहता है कि ऐसा नहीं कि घर पे आप का कुछ हुआ और आप ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में आकर के बोल दिए कि मेरा हाथ यहाँ टूटा है, नहीं। दैट इंजरी शुड अराइज ईदर फ्रॉम द जॉब और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फ्रॉम द जॉब मतलब जब तक आप फैक्ट्री में हैं, ड्यूरिंग द कोर्स मतलब अगर आप फैक्ट्री से आने जाने में या फैक्ट्री ही आपको कहीं भेजी है किसी प्रोजेक्ट पे, आप फैक्ट्री के काम के लिए बाहर हैं। ओके, नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ग्रेच्युटी के लिए क्या था एलिजिबिलिटी? 5 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए और कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए, ठीक। मैटरनिटी बेनिफिट के लिए भी है कि शायद 80 डेज का, अगर अगस्त से कोई लेडी जाना चाहती है लीव पे तो अगस्त के पहले जुलाई तक शी शुड हैव रेंडर्ड 80 days ऑफ सर्विस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उतने दिन की सर्विस की होनी चाहिए वो, ऐसा नहीं कि ज्वाइन किया आज और आज ही एलिजिबल हो गए, नो। हाउएवर ये आसाम की लेडीज के ऊपर लागू नहीं होता है, वो एक्सेप्शन है इसमें बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ वर्क। वहां अगर एक दिन के लिए भी एम्प्लॉयड है तो उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट इज ईएसआई। ईएसआई में एलिजिबिलिटी क्या है कि द सैलरी, द वेज शुड बी अप टू 21,000। ये बहुत शानदार एक्ट है, कभी अगर पढ़ने का मौका मिले, बहुत बड़ा एक्ट है। इसमें सबसे ज्यादा कंटिजेंसी कवर्ड है। देखो ये बेसिकली इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए किया गया था। तुम डेट देखो ना, 1948 आजादी के समय ये लाया गया है। उस समय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था बड़ा, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, बोलो, अप टू 21 भी रहेगा तो भी 21,000 के ही, ये वर्कर क्लास के लिए है जनरली, ठीक है। जो गरीब वर्कर्स थे, उनकी हालत खराब थी, उनके हेल्थ इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लाया गया था। और ये लगभग पूरे साउथ ईस्ट एशिया में ये एक्ट जाना जाता है इतना कॉम्प्रिहेंसिव कवरिंग के लिए। हाँ, तुम देखोगे यहाँ दीघा में, फुलवारी में जाओगे, ईएसआई हॉस्पिटल है ना। हाँ, और एक बिहटा में बन रहा है बहुत बड़ा सा 14 फ्लोर का ईएसआई हॉस्पिटल बन रहा है। बहुत फैसिलिटीज है इसमें, बहुत। तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी एक एक्ट था जो सरकार लाई थी। बोलो। नेक्स्ट इज द प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। इस एक्ट की एलिजिबिलिटी क्या है? मैंडेटरी है कि 15,000 तक अगर आपका वेज है तो एम्प्लॉयर को आपका पीएफ देना ही देना है, 15,000 तक। लेकिन पीएफ तो सबको मिलता है ना, तो उसके ऊपर ऑप्शनल हो जाता है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, तुम्हारा भी 12% कटता है और एम्प्लॉयर भी 12% काटता है, करते हैं ना। लेकिन अगर 15 से ऊपर हो ना सैलरी, तो तुम थोड़ा ज्यादा भी कटवा सकते हो अपनी चॉइस से।
मान लो तुमको लगता है कि हम मेरा कुछ और है, घर से पैसा आ जाता है या मुझे उतनी जरूरत नहीं है, तो तुम रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेव करना चाहते हो, तो तुम ज्यादा सेव कर सकते हो, लेकिन द एम्प्लॉयर इज नॉट ऑब्लाइज्ड कि तुम अगर 14 दोगे तो वो भी 14 दे, वो 12 ही दे सकता है, वो 12 ही देगा, ये उसका चॉइस है। ठीक, तो ये एक्ट हो गया। देखा कि कितनी मिनिमम एलिजिबिलिटी कवर करने से इतना सारा बेनिफिट्स मिलता है सोशल इंश्योरेंस। लेकिन सोशल असिस्टेंस में ये बात नहीं होती है। असिस्टेंस का क्या मतलब होता है? हेल्प, असिस्ट करना मतलब हेल्प करना होता है। किसी को हेल्प करने के पैसे लेते हैं आप लोग? नहीं लेते ना। तो इसी से याद रखना कि असिस्टेंस का मतलब होता है काइंड ऑफ हेल्प। यानी जब आप ये कह रहे हैं कि 12% आप भी पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉयर भी करता है, ठीक है, ईएसआई में वर्कर भी करता है, ऑफ कोर्स कम करता है, मालिक ज्यादा करता है, पर करता तो है ना। तो इंश्योरेंस जो होता है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, यानी आप भी करते हैं और सरकार भी करती है, यानी एम्प्लॉयर भी करती है। इसीलिए इसको बहुत, हमारा कंट्री डेवलपिंग कंट्री है ना, नहीं है? कौन? पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट 8.2 है, ये सही कि डेवलप हो गई नहीं, वी आर डेवलपिंग कंट्री, इसीलिए हम लोग इतना 100% असिस्टेंस सबको नहीं दे सकते। इसीलिए इंश्योरेंस को बहुत अच्छा माना जाता है कि क्योंकि आप भी अपने लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए सरकार पे लोड कम होता है, तो सरकार दे सकती है। पर जहां तक असिस्टेंस की बात होती है, असिस्टेंस में 100% गवर्नमेंट का ही स्कीम होता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अपना अपना रेशो, किसी में केंद्र सरकार ज्यादा देती है, किसी में स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा कम देती है, पर ये आपको कुछ नहीं देना है, आपको मतलब आप लोग तो इसमें कवर्ड ही नहीं है, मतलब जनरल मास। सोशल इंश्योरेंस अश्योरेंस की जब असिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो वो एक मीन्स टेस्ट से होता है। मीन्स टेस्ट मतलब, अच्छा, इंश्योरेंस में आपको जब क्लेम करना होता है तो क्या आपको कोई कुछ नीड दिखाना होता है? लेकिन आपका पैसा है ना वो, तो आपका वो अधिकार है। लेकिन जब असिस्टेंस में दिखाना होता है, जो स्कीम बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए आई, बीपीएल के लिए, उसके लिए बीपीएल कार्ड होना जरूरी है ना, जरूरी, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग ही। तो अब ये गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का कहीं ना कहीं से तो मीन्स टेस्ट होता होगा ना, कि आप प्रूव कीजिए कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, होता है ना। तो उसको कहते हैं मीन्स टेस्ट, कि देयर आर सर्टेन मीन्स यू नीड टू टेस्ट। उसमें क्या होता है कि जो पर्सनल सेविंग्स होती है उसको काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका, उसको माना जाता है कि हाँ, वो आपका पैसे में आर्थिक जो आपकी स्थिति है उसको बताने में हेल्पफुल होता है। सोशल असिस्टेंस में कुछ एग्जांपल्स बताइए, जो सुने हो आप लोग। देखो, इंश्योरेंस समझ में आया? इंश्योरेंस आया, जब आप एम्प्लॉयड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तब आप अंडर सर्टेन एक्ट्स कवर्ड होते हैं। आप फैक्ट्री में रहेंगे तो आपके ऊपर कॉम्पेंसेशन एक्ट लगेगा, ठीक है, आपका पीएफ कटेगा, आपको ग्रेजुटी मिलेगी। बस ये है कि आपको सर्टेन एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करना होता है। ठीक, असिस्टेंस का बताएं ना, असिस्टेंस, असिस्ट करने से याद रखना कि ये हेल्प होता है एक तरीके से। दिस इज 100% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड स्कीम। ये क्या है? ये लॉ है, ये कानून है, लेजिस्लेशन है, मतलब ये कानून से सिद्ध किया हुआ है। इस कानून में जो लिखा है तुम्हारा वो अधिकार है मिलना। अगर वो कानून का पालन ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता है तो तुम कंप्लेन कर सकते हो, यू हैव अ मींस, यू हैव अ चैनल। कंपनसेशन अगर नहीं देता है कोई एम्प्लॉयर तो तुम क्लेम कर सकते हो, कंपनसेशन कमिश्नर वगैरह अपॉइंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, सोशल सिक्योरिटी का एडमिनिस्ट्रेशन बिहार में कभी देखना,
जैसे ये कॉम्प्लेक्स जानते हो, असिस्टेंस इंश्योरेंस समझ में आया तुमको? अंकित, योर नेम इज अंकित। असिस्टेंस, असिस्टेंस का क्या मतलब हुआ? हेल्प करना। 100% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड स्कीम होती है ये। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, देखो बोलो। मॉनेटरी ही है, हेल्प तो मॉनेटरी है। कितने गरीब लोगों को तो नहीं, सिर्फ मॉनेटरी नहीं, अन्नपूर्णा योजना सुने? अन्नपूर्णा स्कीम, उसमें क्या होता है? अनाज दिया जाता है, गेहूं चावल, शायद 10 किलो है गेहूं चावल। असिस्टेंस में देखो, असिस्टेंस का एग्जांपल जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना, विधवा को जो 40 साल से ऊपर होती है उनको 300 रुपए पर महीना दिया जाता है। ये देखो एज है, जैसे कि देखो ऐसी ऐसी स्कीम बहुत सारी है। तो जो विधवा वाला है इसमें 40 साल से ऊपर होनी चाहिए, अगर 38 है तो वो कवर्ड नहीं है, ठीक है। और भी होता है 80 प्लस वालों के लिए भी जो पेंशन वगैरह देती है सरकार, वृद्धा पेंशन वो देती है, अन्नपूर्णा स्कीम वो देती है, और भी ऐसा बहुत सारा स्कीम है, ठीक है। देखो बहुत सारा है, कुछ बीपीएल के लिए है, बिलो पॉवर्टी लाइन, कुछ एपीएल के लिए है, अबव पॉवर्टी लाइन। लेकिन जो अभी है उसमें आपको प्रूफ करना है, स्टॉप टॉकिंग, जो भी है उसमें आपको प्रूफ करना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। असिस्टेंस का मतलब वही हुआ। आपको ज्यादा फोकस, स्टॉप टॉकिंग, सोशल असिस्टेंस इज 100% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड स्कीम, और सरकार जब देती है तो वो एलिजिबिलिटी टेस्ट करती है एक मींस टेस्ट के थ्रू कि आप कितने गरीब हैं, आपका एक कार्ड होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और तभी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। मनरेगा के थ्रू भी बहुत सारा सोशल सिक्योरिटी दिया जाता है, कहाँ मिलता है? ब्लॉक में, अपने अपने ब्लॉक में, ठीक है। ये सारा क्या है? एक्ट है। कौन पास करती है? गवर्नमेंट पास करती है, यानी लेजिस्लेटिव डिसीजन लेजिस्लेचर का किया हुआ है। ये क्या होता है? मैम पल्लवी वेटिंग में है, गलती से सरकार को ये लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए, ये दिया जाना चाहिए, तो कैबिनेट ये डिसीजन लेती है, ठीक है। तो ये कैबिनेट डिसीजन होता है। देखा होगा कई जगह अचानक अगर सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, मुआवजा मिलता है ना। तो ये क्या पहले से डिसाइड करके रखा जा सकता है? नहीं। तो ये कैबिनेट डिसीजन होता है। ये पैसा कहाँ से आता है? 100% जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूटेड है, कहाँ से आता है पैसा? पब्लिक टैक्सेस से। ये वही रेवेन्यू है जो हम लोग देते हैं, और ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। इस टैक्सेशन से ही सोशल असिस्टेंस दिया जाता है, ठीक है। This was all about social security class. I'll give you the notes in the next class. With that, we will complete social security, social insurance and social assistance. I hope कि आपको थोड़ा बहुत social security का concept मिला होगा।